सबको नमस्कार। आज कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। Today, the historic decision of setting up a national recruitment agency has been taken by the Union Cabinet. This marks a paradigm shift in government recruitment. Next, please. Now, let us start with what are the problems. ये दिक्कतें क्या हैं जो उम्मीदवार फेस करते हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले हर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का शेड्यूल अलग अलग होता है। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस भी अलग अलग होते हैं और डिफरेंट जब 2-3 एग्ज़ाम कंडक्ट करने पड़ते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की कमी के कारण कई जगहों पे माल प्रैक्टिसेस होने की भी संभावना बढ़ जाती है। खासकर ये जो सेंटर्स हैं ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में होने के कारण कई ग्रामीण इलाके से जो कैंडिडेट्स आते हैं या जो महिला कैंडिडेट्स होते हैं या दिव्यांग कैंडिडेट्स होते हैं, उनको यात्रा करने में खर्चा जो होता है और साथ में किसी को एस्कॉर्ट भी लाना पड़ता है, वहाँ रुकना पड़ता है, ये सब खर्चे जो हैं बहुत एक इम्पेडिमेंट बन जाते हैं कि ज़्यादा एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा बाधा हो जाता है। फ़ीस, अब हर एग्ज़ाम का फ़ीस अलग होता है और उसका भरने का तरीका भी अलग होता है। कोई मतलब ऑनलाइन भर लेता है, कोई मतलब डीडी मांगता है, या ऐसे कई दिक्कतें आती हैं, मल्टीपल फ़ीस देने पड़ते हैं। एग्ज़ामिनेशन डेट्स कई बार क्लैश हो जाते हैं एक एजेंसी और दूसरे एजेंसी के बीच, तो कैंडिडेट को ये फिर निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा एग्ज़ाम छोड़ें और कौन सा एग्ज़ाम दें। बहुत ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी महसूस होती है क्योंकि कुछ ही सेंटर्स में ये एग्ज़ामिनेशन करवाए जाते हैं जहाँ पे कंप्यूटर फैसिलिटीज़ है जो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में ही होते हैं, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी महसूस की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिंग, जैसे मैंने कहा, इसको गांव या दूर दराज इलाकों से उनको सेंटर में आने में दिक्कतें होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की और रहने की। उस जगह पे 1-2 दिन रुकना पड़ता है, उसके लिए फिर लोगों को साथ में कोई एस्कॉर्ट भी लाना पड़ता है लोगों को।
हर एग्ज़ाम का करिकुलम, पाठ्यक्रम जो है वो अलग अलग निर्णित है, तो हर एक के लिए पढ़ाई जो करनी पड़ती है वो अलग ढंग से करनी पड़ती है। हालांकि लेवल एक ही है, जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनका लेवल एक ही है, लेकिन उनको डिफरेंट करिकुलम, डिफरेंट पाठ्यक्रम होने के कारण उनको अलग अलग से तैयारी करनी पड़ती है। इन परीक्षा सेंटर्स में जो सिक्योरिटी देना पड़ता है उसके लिए भी लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन करना पड़ता है, तो वहाँ पे एकदम पूरा जो ज़िले का जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको डिप्लॉय करना पड़ता है, पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ता है। ये सिक्योरिटी का भी मामला बहुत मुश्किल हो जाती है। इन सब के कारण जो है कॉस्ट तो बढ़ती हैं, खर्चा तो बढ़ता ही है, और अंत में जो साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट है, रिजल्ट लाने में और भर्ती करने में जो साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट है ये बहुत लंबा हो जाता है। ये तो हो गई प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स फेस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब कई दिक्कतें ये इंस्टीट्यूशंस जो इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करते हैं उनके लिए भी कई दिक्कतें होती हैं, जैसे कि मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। मंत्री जी ने कहा कि ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में 20 से अधिक रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। हालांकि हम अभी 3 ही एजेंसीज के एग्जामिनेशंस को कॉमन कर रहे हैं, बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये अनुमानित है कि हम लोग सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर पाएंगे। तो मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, मल्टीपल टायर्स ऑफ एग्जामिनेशन है। टायर 1 जो होता है वो प्रिलिमिनरी टाइप का होता है, जहाँ पे करीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स उसको लेते हैं। तो उसके बाद वहाँ से फिल्टर होके मेन एग्ज़ाम जो है टायर 2 कहलाता है, तो टायर 2, टायर 3 एग्जामिनेशंस के लिए वो तैयार होते हैं। तो ये मल्टीपल टायर्स ऑफ एग्ज़ाम जहाँ भी हो रहा है, तो बार बार एग्जामिनेशन देते देते ऑलमोस्ट सारे साल में इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मतलब एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एक समान स्तर का ये एग्जामिनेशन नहीं होता है, कहीं बहुत इजी हो जाता है, कहीं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको एक समान स्तर पे लाने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस की भी ज़रूरत है। वेन्यूज़, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जो वेन्यूज़ हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, एंड मोस्टली ये अर्बन एरिया में, शहरों में ही पाए जाते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वेन्यूज़ के बेसिस पे भी हमको एग्जामिनेशन के शेड्यूल को एडजस्ट करना पड़ता है। सिक्योरिटी का तो मैंने कह दिया पहले ही। सुपरविजन और इन्विजिलेशन के लिए जो स्टाफ डिप्लॉय करने पड़ते हैं वो भी लिमिटेड है, लेकिन मल्टीपल एग्जामिनेशंस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जब करती है उन्हीं लोगों को इन्विजिलेशन के लिए लगाया जाता है। तो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर उनको भी इस काम पे लगाना पड़ता है। प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होती हैं, तो उस पे भी दिक्कतें आती हैं, खर्चा बढ़ता है, एफर्ट बढ़ती है, और रिज़ल्ट फाइनलाइजेशन में काफ़ी देर लगता है, और लॉन्ग साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। नेक्स्ट प्लीज। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितने लोग लेते हैं, 1 लाख, करीबन 1,25,000 वैकेंसीज हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में अराइज करते हैं, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग इसको लेते हैं। ये बस 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। रेलवे में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बैंक्स के लिए IBPS है, और बाकी सरकारी कामों के लिए SSC है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आंकड़े लिए जाएं तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ लोग बारी बारी से हर एग्ज़ाम को देते जाते हैं। मतलब पहले मैंने RRB दे दिया, उसके बाद SSC भी दे दिया, उसके बाद IBPS भी दे दिया। मैं सारे पूरे साल में मैं एग्ज़ामिनेशन ही देता रहता हूँ जब तक मेरे को काम मिल नहीं जाता है। तो अब एटलीस्ट एक लेवल इसमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज़। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ही टेस्ट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये स्कोर लेके
उसमें भर्ती करना चाहती है तो वो इस कॉमन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के बेसिस पे जो स्कोर्स मिलेंगे उनको लेके अगले लेवल एग्जामिनेशन के लिए वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सोसाइटी होगी, ऑटोनमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज़ एक्ट। तो इसमें तीनों एजेंसीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे मैंने कहा एसएससी के, आरआरबी के और आईबीपीएस के, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस सोसाइटी को फॉर्म करने में, गवर्निंग बॉडीज़ में। ये कंडक्ट करेगा टायर 1 एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो 2.5 करोड़ जो मैंने कहा, वो फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन है, टायर 1 एग्जामिनेशन है, उसको कंडक्ट करेगी। ये फुल्ली ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और उसके स्कोर्स जो हैं वो इमीडिएटली कैंडिडेट को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे वो किसी भी एजेंसी में अपना, या एसएससी हो या आरआरबी हो या आईबीपीएस हो, वो स्कोर के आधार पे वो अप्लाई करके अगले लेवल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। अब 3 ही एजेंसीज को पहले लिया है हमने, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे ये स्टेबलाइज होता जाएगा तो सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज में इस स्कोर को एक्सेप्टेंस देने की, इसको एक्सपैंड करने की भी हम सोच रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि स्टैंडर्ड करिकुलम होगा, एक ही करिकुलम होगा, एक पाठ्यक्रम के अनुसार एग्ज़ाम दिया जा सकता है। हर ज़िले में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर ज़िले में एग्जामिनेशन सेंटर्स एटलीस्ट एक, और जहाँ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो मोर देन एक, सेवरल सेंटर्स खोले जाएंगे, सो दैट ये जो अर्बन बायस है, जो दूर दराज इलाके में जो सेंटर्स नहीं हैं, अब हर ज़िले में ये सेंटर खोले जाएंगे। तो दिस विल बी ए बिग बोन फॉर वुमेन, for the poor and the rural candidates. There will be a standard degree of difficulty. So nobody can say that that exam was easy, this exam was difficult. There will be standard degree of difficulty. And another important thing is ये multiple languages में होंगे. The initial attempt is to make it in at least 12 languages, 12 Indian languages, so that people from different parts of the country, they can take part in the examination and increase the representation in the central government jobs. Next, please. The common eligibility test, as I mentioned, was a first level test to shortlist the candidates. The scores will be valid for 3 years. Means same scores you can use for 3 years, and you also have an opportunity to improve your score by giving the examination again. And the best score in all your attempts will be taken for the purposes of the recruitment. Next, please. So in short, when I give you the picture, it is a common registration portal, जहाँ पे एक ही registration portal पे candidate को register करना होगा. Question bank with same degree of difficulty, एक question bank होगा जिसमें से central server बहुत secure manner में रखा जाएगा. वो टेस्ट सेंटर में सिक्योरिटी के साथ जाएगा विथ ऑल दी प्रोटोकॉल्स विच आर रिक्वायर्ड, द टेक्नोलॉजिकल फायरवॉल्स एक्सेट्रा उसमें होंगे, और फाइनली वो स्कोर्स जनरेट हो जाएंगे जो 3 साल के लिए उनको वैलिड होगा. नेक्स्ट प्लीज. सो दिस इज द बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, अ कॉमन रजिस्ट्रेशन, अ सिंगल फी, अ कॉमन करिकुलम, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक, स्कोर सिक्योर एग्जामिनेशन प्रोसेस, a quicker generation of scores, reduced time for the recruitment cycles, better infrastructure we will be able to provide in the examination centers to the candidates, and then improved facilities and access for rural women, rural candidates, women candidates, disadvantaged candidates who will not have to travel long distances looking for safe places to stay for giving these examinations. Next, please. And further, outreach services will be provided based on the information which we get from the examination, because it's an online examination. Aspirational districts, areas which are not throwing up many candidates, we would reach out to them
provide facilities to them, वहाँ पे ये facilitate करेंगे कि examination लिखा जाए तो promote करेंगे वहाँ पे, और एक 24/7 हेल्पलाइन भी वहाँ होगा जिसमें कैंडिडेट्स को सुविधा होगी कि कोई भी उनको दिक्कत हो तो उसको समाधान कर सके. And the cost for this is about 1,517.57 crores for 3 years. Of course, since 3 agencies are already incurring this cost separately, that will be a saving for those respective organizations, whereas this would be the cost which will be incurred by the new organization, which is the NRA. So net, there will be a savings to the government, and each of the organizations will actually save not only in cost, but in effort and the time taken. Special provision has been made because in the aspirational districts, the infrastructure is very poor. Therefore, to create connectivity infrastructure as well as examination infrastructure, a viability gap funding is also provided for in these 117 districts. So next, please. Thank you very much.